माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले भारत माता को प्रणाम करती हूँ, साथ ही साथ प्रभु श्री राम को प्रणाम करती हूँ। हमारे मंचस्थ अतिथियों, जिसपे हम लोगों के वरिष्ठ आदरणीय मनोज कांत जी, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को अभी मिलेगा, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच संत समाज से हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। रश्मि जी और जो कवि जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी बहुत ही सुंदर और ओजपूर्ण, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ और मंच के उधर बैठे हुए मल्लावा शहर के आप सभी नागरिक और मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। वैसे तो संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी है जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलना है और बस्ती स्तर तक ये कार्यक्रम होने हैं। एक शहर के या एक जिले के बड़े कार्यक्रम हो सकते थे, बहुत बड़ी संख्या दिखा सकते थे, पर संघ ने ये सोचा कि ये बस्ती स्तर तक कार्यक्रम हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो सके और सभी के मन में जो भाव है हिंदुत्व का, वो आप सभी में वो जागृत रहे। जब हम संघ ये कहता है कि शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने पंच प्रण की बात कही। उन पंच प्रण में जो सबसे पहले आता है वो है कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जो संस्कृति की वाहक होती हैं, जो परिवार को मजबूत रखती हैं, उसमें एक वैसे तो सभी सदस्यों का अपना रोल होता है, अपना भाग होता है, जिम्मेदारी होती है, पर मातृशक्ति की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको त्याग की मूर्ति कहा जाता है, उनको सृष्टि करता है। तो कभी भी मातृशक्ति को कम, अपने आप को ना तो वो कम आके और ना ही समाज उनको कम आंकता है या आंकना चाहिए। तो मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो परिवार को, कुटुंब को किस तरीके से बांध के रखें, अपने नाते रिश्तेदारों को और अपने परिवार को, साथ ही साथ उनमें कैसे संस्कार आगे पीढ़ी में जाएं। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल की लत उनको लग गई है और घर परिवार के लोगों से कम बातचीत करते हैं और मोबाइल से जुड़ी हुई जो दुनिया है, वर्चुअल जो दुनिया कहते हैं, जो आभासी दुनिया है, उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन परिवार के सभी लोग बैठकर कुछ भजन करें या भोजन करें। वैसे एक दिन में एक समय का भोजन, दिन भर की व्यस्तताओं के साथ साथ हम तय कर लें कि रात्रि का भोजन सभी साथ करेंगे। उससे एक अनुशासन भी आता है। जैसे कि माताएं परिवार के जब सभी सदस्य खा लेते हैं तभी खाती हैं, तो उससे एक अनुशासन भी आता है कि लोगों को ये जिम्मेदारी होती है कि मैं घर जल्दी चलूं, जिससे कि मेरी माँ भी खाना खा सके या मेरी बहन खाना खा सके, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जितने भी व्रत त्योहार हैं उनके माध्यम से जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं, पर हमें उसमें मजाक में नहीं आना है। ये हमारी संस्कृति पे हमको गर्व करना है, जो कि आज स्व का भी भाव लेकर हम आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें भी ये ज़रूरी है। व्रत त्योहार के माध्यम से हम ये दिखाते हैं कि हम सभी अपने परिवार में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। महीने में कम से कम कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम हम कर सकते हैं छोटे स्तर पे। जैसे आप देखिए तो पूर्णमासी की कथा ही सुनी जाती थी, तो परिवार के 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, आस पड़ोस के लोग जुड़ते हैं। नवरात्रि जब आती है तो कीर्तन भजन होते हैं।
तो इस तरीके से सभी इन त्योहारों के माध्यम से जुड़ते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत ही महत्व है। और परिवार तलाक की बात कभी भी भारतीय संस्कृति में नहीं रही, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं और ये चिंता का विषय है। इसीलिए सर्वप्रथम कुटुंब प्रबोधन की बात हो रही है कि एक तो परिवार संगठित रहे, साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो संरक्षित रहे। दूसरा विषय आता है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण से हम सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हवा प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित होगा। आप देखते हैं दिल्ली में हाहाकार मचा है कि वहाँ की हवा इतनी प्रदूषित है, उसमें मीम्स बनती, मजाक भी उड़ते हैं कि व्यक्ति अपने घर आ रहा है तो काला आ रहा है। इतना प्रदूषण मजाक में ही कह रहे हैं, पर उसके पीछे एक सबसे बड़ा छुपा हुआ जो संदेश है कि इतना ज़्यादा उसका AQI लेवल हाई है, वहाँ पे जो जितनी हानिकारक जो गैस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो हमारी गाड़ियाँ उनसे निकलने वाला धुआं बढ़ गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि ये वायु प्रदूषण कम हो सके, ध्वनि प्रदूषण कम हो सके, जल प्रदूषण कम हो सके। क्योंकि अगर जल दूषित होगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शारीरिक मानसिक रूप से हम विकसित नहीं हो पाएंगे, और जब विकसित नहीं होंगे तो विकसित भारत की संकल्पना भी करना बेमानी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है, और उस में स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि वो पर्यावरण संरक्षित रहे। इस विकास की दौड़ में भी वो पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, ये हमें सोचना होगा। सबसे ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष जल को भी बांधते हैं। नदी के किनारे वृक्ष लगाएंगे आप तो जो नदियां हैं उनके तट बंधेंगे। इसी तरीके से जो हमारी जीवनदायी ऑक्सीजन कहते हैं वो हमको मिलती है इन्हीं वृक्षों से। वृक्ष हमें छांव देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं। तो वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी त्यौहार हो या हम जन्मदिन भी मनाएं तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। कम से कम, ज़्यादा लगा सकते हैं, कम से कम एक वृक्ष, या जो जगह हो तो एक पौध जरूर लगाएं। और जो जिसके भी जन्मदिन पे लगाएं उसको ये कहें कि आपको इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जो बारिश का पानी आता है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, सरकारें प्रयास कर रही हैं। गैर समाजसेवी जो संगठन यानी जो सरकार से वित्त नहीं भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। पर भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जल हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो उसको किस प्रकार से बचाया जा सके, उसको किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सके, ये ज़रूरी है। पॉलीथीन का प्रयोग जो है आज के समय में जो बढ़ गया है, तो एकदम से तो नहीं बंद हो सकता, पर हम उसको एकदम कम करते करते एक समय ऐसा आए कि उसको हम बंद कर सकें। घर से जो पहले के समय में कपड़ों का थैला होता था, वो कपड़े के थैले हम लेकर जाएं जब भी कोई सामान खरीदने जाएं। तो पॉलीथीन